एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस के लिए। तो हमने 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर दिए। अब हम नेक्स्ट वाले 2 पेपर सॉल्व करेंगे। हमने एक 2026 में जो पेपर हुए थे 7 और 8 फेब को, वो हमने सॉल्व किया है। और उसके बाद हमने 2025 में नहीं हुआ था, 2024 के 21 जैन को ये पेपर हुआ था, तो वो भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आज हम करेंगे 2024 के दिसंबर में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 14 और 15 दिसंबर में। तो आज हम 14 दिसंबर वाला पेपर सॉल्व करेंगे 2024 में जो हुआ था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको बाइल यूज का बताना है। इट मेक्स द पार्शली डाइजेस्टिव फूड कमिंग फ्रॉम स्टोमक अल्कलाइन बनाता है, एक तो ये। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि इसका क्या है, ये दोनों इसके ट्रू हैं। तो आपका ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये पार्शली डाइजेस्टिव फूड जो कमिंग स्टोमक से आ रहा है उसको अल्कलाइन बनाता है और ये डाइजेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं उनके रिलेटेड इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। आपको जो अडेप्टेशन और पर्पस दिया है इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, अब लार्ज सर्कुलर लीव्स किस में काम आते हैं, वैक्सी कोटिंग किस में होती है, स्टेम हैव लार्ज टनल्स एंड होल्स हो उसका क्या बेनिफिट है, रिबन्स लाइक लीव्स हो उसका क्या हेल्प है, आपको ये इसके साथ करना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके, हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बायोन्सी एंड हेल्पफुल इन स्टेइंग एफ्लोट। अब आपको इसका बताना है। तो जो आपका रिबन लाइक लीव्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके। ठीक है, अब आपका जो है स्टेम्स हैव लार्जर टनल्स एंड होल्स, इसका होता है आपका हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स। ठीक है, अब आपका जो वैक्सी कोटिंग होता है बी का, वो हेल्पफुल इन स्टेइंग अफ्लोट। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लार्ज सर्कुलर लीव्स होती हैं वो होती है हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी। तो आपने इसको देख के ऐसे करके मैच कर लेना है इनके क्या फंक्शन। अगर आपको पहले से नहीं पता है तो ये आप देख लो कि जो भी आपके रिबन लाइक लीव्स होते हैं वो किस में फंक्शन करते हैं, हेल्पफुल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डीके होने में। डीके से बचने के लिए उसमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, रिबन लाइक, जिनके जो लीव्स होते हैं वो रिबन की तरह होते हैं। स्टेम जिनके लार्ज टनल और होल्स हो उसका क्या फंक्शन है, हेल्पफुल इन ऑफरिंग रेजिस्टेंस टू वाटर करंट्स, वो क्या करते हैं एक तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं वाटर करंट्स के लिए। तो उसके बाद है वैक्सी कोटिंग बी का आपका है हेल्पफुल इन स्टेइंग एफ्लोट। ठीक है, उसके बाद है लार्ज सर्कुलर लीव्स का क्या फंक्शन है, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग बॉयंसी। तो ये आप देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, निक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर। क्या ये असेशन सही है, निक्रोम की वाइट्स ही यूज़ की जाती हैं आपकी हीटिंग एलिमेंट्स में। निक्रोम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेसिस्टिविटी। देखो जो भी जो इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से रिलेटेड होता है तो उनकी जो रेसिस्टिविटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, ताकि अगर करंट का फ्लो ज़्यादा आए तो वो उसको रोक सके। ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका। हाँ, इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर मतलब नहीं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी वायर, तो इसलिए इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट तो ठीक है, बट लो रेसिस्टिविटी नहीं होती, तो इसकी वजह से ये गलत होगा। तो आप बोल सकते हो कि ए आर इज़ ट्रू एंड और इज़ फॉल्स। तो 63 का आप जाओगे ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है, अब 64 में है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है 1 होने पे फ्लेम देता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच गिव फ्लेम ऑन बर्निंग। मतलब जब वो जलता है तो उसमें से आग निकलती है, फ्लेम निकलता है। ठीक है, बताओ आप सॉलिड है उसमें अगर आप उसको वो करोगे, बर्न करोगे, वेपोराइज होगा, नहीं होगा। लिक्विड है, इन्होंने पूरा दिया आपको, बस उसके बेस पे बता रहा है कि कौन सा चीज़ जो है मतलब फ्लेम देता है, जलता है। अब मुझे बताओ जब लिक्विड चीज़ को बर्न किया जाता है, वेपोराइज होता है बर्निंग पे, है ना,
लिक्विड कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको बर्न करते हो तो वो फ्लेम देता है। हाँ, आपका जो पेट्रोल वगैरह आ गया है ना, कैरोसिन ऑयल आ गया, जब वो आप उसको आग में जलाते हो तो उसमें से आग निकलती है, आग जलती है ना, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज़ राइट। सी आपका हो गया सॉलिड। आप सॉलिड कोई भी चीज़ ले लो, जब आप उसको बर्न करते हो, आपका जो वो कैम्फोर होता है, कपूर होता है, जो आप पूजा में यूज़ करते हो, आप उसको जब जलाते हो वो वेपराइज तो होते ही होता है, वेपर्स निकलते हैं ना उसमें से, देखना आप जब वो जलता है तो उसमें से भी फ्लेम निकलता है, ठीक है। हाँ, तो सी भी है। और लिक्विड का यहाँ पे वेपोराइज ऑन बर्निंग बोल रहा है, नो, तो आपको इसमें से बताना है। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी और सी सही होगा, जिसमें वेपोराइजेशन हो रही है बर्निंग पे, ठीक है। तो ये वी और सी का आएगा और ये ए और डी वाला नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ वेपोराइज नहीं हो रही हो बर्निंग पे तो वो चीज़ आपको फ्लेम नहीं देगी, ठीक है। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। 64 का है आंसर 2। अब 65 का है, डैश हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। इट इज क्रिएटेड बाय डैश ग्लैंड एंड डैश इन अवर डाइट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड। अब ये बाकी सारे ठीक हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके ग्रोथ में फंक्शन करता है। इंसुलिन आपका इसके लिए है, शुगर के लिए। एड्रीनालाइन आपके स्ट्रेस लेवल के लिए होता है। बट जो आपका थायरॉक्सिन होता है, ठीक है, थायरॉक्सिन आपका जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क करता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा इसका राइट आंसर होगा थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन अवर बॉडी। इट इज क्रिएटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड आयोडीन इन अवर डाइट इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड, ठीक है। 65 का ऑप्शन 2। अब 66 एक एक्टिविटी दी है, डन इन द क्लास 7th। स्टूडेंट्स आर गिवन 4 आयरन वार्स आउट ऑफ विच 2 आर वार मैग्नेट। अब स्टूडेंट्स को 4 आयरन के वार दिए गए हैं, उनमें से 2 वार मैग्नेट है। दे आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द वार मैग्नेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी प्रमोटेड थ्रू दिस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें कौन सी एक्टिविटी है यो यूज़ हो रही है। अब स्टूडेंट्स को मतलब 4 आयरन बार दिए गए और 2 उसमें से वार मैग्नेट दिए हैं, उनको बोला है आइडेंटिफाई करो वार मैग्नेट को, तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन हो रही है। अब ऑब्जर्वेशन हो रही है तो वो क्लासीफाई करेंगे कि वार मैग्नेट कौन से हैं, आयरन कौन से हैं, तो क्लासिफिकेशन भी हो रही है। उसके बाद वो इन्फर करेंगे, ठीक है, कंक्लूजन में रहेंगे कि हाँ ये वाला इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, तो ये वार मैग्नेट हुआ और ये आयरन बार सा है ना, उसमें से बताएंगे 2 कौन से वार मैग्नेट है, तो इन्फरिंग होगी, इन्फेरिंग भी होगी। तो इसका ऑप्शन 66 का जो होगा ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। बाकी यहाँ पे मेजरिंग नहीं हो रही है, वो मेज़र नहीं कर रहे हैं, हाइपोथेसिस नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो रहा है, कंट्रोलिंग वेरिएबल्स नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन या मेजरमेंट नहीं हो रही है, तो इनमें से नहीं होगा। तो आप इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाओगे, 66 का 1 आंसर होगा। अब 67 में बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट स्कोप फॉर प्रमोटिंग आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस, ठीक है। अब आपको बताना है जो कला से रिलेटेड लर्निंग है उसको आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, मतलब एक साथ ला सकते हो, कैसे कर सकते हो। पोर्टफोलियो एनाडोटल रिकॉर्ड्स, जर्नल राइटिंग, फील्ड ट्रिप्स, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स और जर्नल राइटिंग और प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज। अब ये अभी आपने सीडीपी नहीं पढ़ी, जब आप सीडीपी पढ़ोगे तो आपको इनके कंसेप्ट पूरा मैं बताऊंगी कि ये क्या होते हैं, पोर्टफोलियोज क्या होता है, जर्नल राइटिंग क्या होती है, एनाकॉर्डल रिकॉर्ड्स क्या होता है, फील्ड ट्रिप्स क्या, फील्ड ट्रिप्स तो ऑलरेडी आपको पता है। एनाकॉर्डल रिकॉर्ड में उससे रिलेटेड जो भी डाटा होता है वो रखा जाता है स्टूडेंट से रिलेटेड। पोर्टफोलियो उसके हर एक चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, पोर्टफोलियो में वो आता है, तो ये हम तब पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखना कि जब आर्ट की बात होगी, अगर हम आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड बात करेंगे साइंस में, तो हम उसमें या तो प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो को इंक्लूड करेंगे। तो आपका जो 67 का ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस, ठीक है। अब अगर हमें ओपन बुक असेसमेंट करनी हो साइंस में तो इसमें से कौन सा पर्पस नहीं है उसका। देखो 3 ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, एक उसके अगेंस्ट होगा, तो वही इसका आंसर होगा क्योंकि इसने शुड नॉट पूछा है। टू गॉज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग, मतलब आपको क्या करना है, जो उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है लर्निंग की उसको मापना है। टू स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट,
परीक्षा में अधिक मार्क्स लाने हैं। टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक, उस बुक को एक्सप्लोर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देना। टू रिड्यूस द फेयर असेसमेंट इन लर्नर्स, मतलब आपने क्या करना है, जो लर्नर्स हैं उनमें जो फेयर है असेसमेंट का उसको रिड्यूस करना है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको मापना चाहिए। बट टू स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट, ये चीज़ इसमें नेगेटिव है, तो आप ऑप्शन 2 के साथ जाओगे। अगर आपको ओपन बुक असेसमेंट के बारे में नहीं पता क्या होती है तो आप ये ऑप्शन देख के भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ओपन बुक असेसमेंट क्या होती है। ओपन बुक असेसमेंट में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अलो होता है कि वो बुक देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, नोट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, एक मिनट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा केमिकल और फिजिकल चेंज है। देखो फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट जो आपका केमिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे दही बन गया, दही से वापस दूध बना सकते हो आप, मतलब ये केमिकल चेंजेस का मतलब डी ऑप्शन वाले सारे आपको इंक्लूड करने, बाकी कट कर दो, ये कट गया, ये कट गया, बच गया बी और डी और सी और डी। इसका मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज है, ये भी क्रॉस ही ऑलरेडी। आपको सिर्फ डी वाला देखना, डी इसमें और इसमें है। अब आप बी और सी में से देखोगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ फिजिकल चेंज, क्या राइपनिंग ऑफ फ्रूट फिजिकल चेंज है, और फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन भी होती है, क्या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक रिएक्शन होती है, हाँ। तो आप किसके साथ जाओगे, ऑप्शन 1 के साथ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज है, बट राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का पकना एक फिजिकल चेंज है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है एक, और आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसमें जो होता है वही मिलता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 69 का 1 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 70, चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप हैव वेरियस आइडियाज विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम साइंस कंसेप्ट। अब चिल्ड्रन के हर एक एज ग्रुप में डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, जो डिफरेंट मतलब फ्रॉम साइंस कंसेप्ट से डिफरेंट होते हैं, मे बी डिफरेंट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग दिस आइडिया। अब इस स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो इन आइडियाज़ के अकॉर्डिंग कौन सी वाली ट्रू है आपको वो बतानी है। दीज आइडियाज़ आर यूजली स्टेबल हैं, they are formed due to observable phenomena, they tend to follow similar development pattern, they are easy to modify, they are often domain specific। अब आपको बताना है ठीक है, बताओ अब देखो हर एक के आइडिया जो होते हैं वो अलग अलग होंगे, है ना। हर एक बच्चे का जो आइडिया बन गया होगा वो एक स्टेबल भी होगा। दीज आइडियाज आर यूजली स्टेबल होती है। उन्होंने जो एक अवधारणा बना ली, जो भी धारणा बना ली उन्होंने अपने माइंड में, वो एक स्टेबल होगी, ये तो है। दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ नोटिस करते हैं, उसके बाद वो उस कंसेप्ट को, उन आइडियाज़ को बनाते हैं। ऐसे ही होगा, क्योंकि देखो बच्चे जो भी होते हैं वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद कुछ भी वो अपना ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, है ना। तो बिना किसी बेस के, बिना किसी फैक्ट के वो नहीं बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी है। दे टेंड टू फॉलो सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न, वो क्या करेंगे, सेम जो पैटर्न है, डेवलपमेंटल पैटर्न है, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो डेवलपमेंट स्टेज होती है सेम ही होती है, ठीक है। वो है कि एज का मैटर कर सकते हैं, किसी की जल्दी हो जाती है, किसी की बाद में होती है, तो वो सेम डेवलपमेंटल पैटर्न फॉलो करेंगे। दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक, क्या वो डोमेन स्पेसिफिक मतलब वो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके चलेंगे, हाँ जी बिल्कुल चलेंगे। दे आर ईजी टू मॉडिफाई, वह ईजी मॉडिफाई हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हमारे माइंड में जो सेट हो जाता है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, हमारे माइंड में वो चलते ही रहता है। जैसे मेरा है कि जो मेरे माइंड में एक बार सेट हो गया, जैसे मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ की बात आती है, स्टार्टिंग से मेरे को ये कन्फ्यूजन होती है, पता है कि इसमें क्या होता है, बट हमेशा मुझे ये याद भूल जाती है कि ये वेक्टर में होता है या स्केलर में होता है। तो ऐसे ही मतलब उसको मैं अब ईजिली मॉडिफाई नहीं कर सकती, तो मेरा डी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो आपको अब बताना है इसमें से डी को कट कर दो, ए बी सी और ई, हम जाएंगे 70 में थर्ड के साथ, ठीक है। इसका आंसर है थर्ड।
अब क्वेश्चन नंबर 71 है, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक बॉल्स एज कम्पेयर टू बीन्स। क्या आर्टरीज की जो बॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक होती है बीन्स के कंपैरिजन में? द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इज लो एज कम्पेयर टू बीन्स। अब आपको 71 का बताना है। देखो 71 का जो आंसर है दैट इज आपका आर्टरीज की जो थिक होती है और इलास्टिक बॉल मतलब जो होती है, मतलब आर्टरीज की जो थिक और इलास्टिक होती हैं जो बॉल्स होती है ना बीन्स के कंपैरिजन में। बट आर स्टेटमेंट फॉल्स है, द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो इन आर्टरीज इज लो एज कंपेयर टू बीन्स। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो आप ऑप्शन ए सेकंड के साथ जाओगे, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 72 का है, सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या ऐसा होता है? देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो ये तो गलत है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस, जब ओनली की बात आती है ना तो वो गलत हो जाता है। कैन टेक प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो क्या यूनिसेक्सुअल में होती है, बाइसेक्सुअल में नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। ये यूनि में भी होता है, वाई में भी, बाइसेक्सुअल में भी होता है, ये भी बाइसेक्सुअल में भी होता है और यूनिसेक्सुअल में भी आता है, ठीक है। तो बोथ S1 और S2 आर फॉल्स। 72 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो टेम्परेचर, और आपने देखा होगा टेम्परेचर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार बड़ा इजी वाला था कि आपको उनका टेम्परेचर कंपैरिजन करना है, ये भी बहुत इजी है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस बताना है। अब आप जिस चीज़ को देख सकते हो दैट इज द ऑब्जर्वेशन, जिसको आप सेंसेस के साथ टच करके देख सकते हो दैट इज द ऑब्जर्वेशन, और बाकी जो उसका कंक्लूजन होगा किसी पे बेस्ड होगा दैट इज द जो फैक्ट होगा दैट इज द इन्फेरेंस। अब द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ आप, ये ऑब्जर्वेशन है या इन्फेरेंस है? दिस इज द ऑब्जर्वेशन। आप देख सकते हो ना, थर्मोमीटर उसके मुंह में लगा के आप चेक कर सकते हो। हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी, ये आप नहीं चेक कर सकते कि हायर टेम्परेचर से लोअर बॉडी में जो है हीट फ्लो होती है, ये आप देख नहीं सकते। तो आप ऑप्शन जाओगे इसके साथ। 73 का 2 होगा, S1 इज ऑब्जर्वेशन और S2 इज इन्फेरेंस आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, द डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन मीडियम बी बट लेस देन मीडियम सी, इन विच मीडियम डज द साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। अब आपको बताना है कि साउंड किस में ट्रेवल करेगी फास्टेस्ट। तो देखो होता क्या है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। आप यहाँ पे क्या है, द डेंसिटी ऑफ मीडियम ए इज मोर देन मीडियम बी, मतलब ए की जो डेंसिटी है वो बी से ज़्यादा है, ठीक है, इतना क्लियर है। बट लेस देन मीडियम सी, बट उसकी लेस देन मीडियम सी है, इसका मतलब सी की सबसे ज़्यादा होगी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा इधर है, फिर उसकी कम हुई, फिर और कम होगी, मतलब डेंसिटी आपकी पहले बढ़ी फिर कम हुई ऐसे हो रही है, ठीक है। बट अब डेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रही है तो आपकी स्पीड जो होगी उसके उल्ट होगी, स्पीड इधर इंक्रीज़ करेगी, डेंसिटी के ऑपोजिट आपकी स्पीड होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब डेंसिटी अगर इसकी ज़्यादा, स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा कम होगी। अगर इन्होंने पूछा कि बताओ साउंड किसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करेगी, मतलब उसकी स्पीड किसमें सबसे ज़्यादा होगी, बी में, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड कम होगी। तो आप इसमें जाओगे ऑप्शन बी के साथ, बी आंसर है, तो बी में जो होगी 74 का आंसर है 1, बी में जो होगा वो साउंड फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 75 इज व्हेन आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर, जब आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, सेम रहता है, इंक्रीज करता है, या फर्स्ट डिक्रीज एंड देन रिमेन सेम। तो इसमें क्या होता है, जब आपकी आइस मेल्ट होने शुरू होती है तो तब आपका टेम्परेचर जो होता है 75 में ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे, रिमेन्स सेम, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर सेम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 इज, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी वुड सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा है जिसमें इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग हो रही है, जिसमें इंक्वायरी हो रही है, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिंग द लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, इसमें हो रही है। engaging स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपेरेंट वेट, डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा डिफाइन वाला। अब एक्सप्लेन कर रहा है कोई, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपेरेंट वेट, इसमें भी आपकी कोई इंक्वायरी नहीं है, एक्सप्लेन कर रहा है सिर्फ वो।
डिमॉन्स्ट्रेटिंग करना मतलब एक्सप्लेन करना ही द लॉस इन वेट एंड इसमें भी नहीं है, बट इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग है। अगर हम स्टूडेंट्स को इंगेज करते हैं फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटीज़ में, कौन सी चीज़ें डूबती हैं, कौन सी मतलब तैरती हैं, तो वो बच्चा उसमें क्या करता है, इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन पूछता है। तो हम इसमें जाएंगे 76 में ऑप्शन नंबर 2 के साथ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लॉ और थ्योरीज। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया मैंने, अब आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लॉस आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेयर एज थ्योरी आर एक्सप्लेनेशन। ये है, लॉ जनरल फॉर्म में होता है और थ्योरी एक्सप्लेनेशन होती है, बिल्कुल सही है, S1 इज ट्रू। लॉस आर वेरी ओल्ड एंड थ्योरीज आर कंटेम्परेरी। लॉ बहुत ओल्ड है और थ्योरीज कंटेम्परेरी है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, लॉस ओल्ड नहीं होते। लॉस कांट बी चेंज वेयर एज थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये भी ऑलरेडी पढ़ा है, लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते, मुश्किल होता है, बट थ्योरीज को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब S1 और S3 ट्रू है और S2 इज फॉल्स। तो ढूंढो यहाँ पे S1 एंड S3 आर ट्रू एंड सॉरी S1 एंड S3 आर ट्रू एंड वेयर S2 इज फॉल्स। तो 77 का ऑप्शन नंबर 2। एक मिनट ऐसे। नेक्स्ट आप जाओगे क्वेश्चन नंबर 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी इट्स स्पीड डिक्रीजेस एंड ऑन फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी इट्स स्पीड इंक्रीज। हम ये डायग्राम से समझेंगे, ए से अगर बी की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर रही है, मतलब स्पीड को हम ऐसे करके मेंशन करते हैं, डिक्रीज़ हो रही है। अब वो जब बी से सी जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है, इट्स स्पीड डिक्रीज एंड फर्दर एंटरिंग इनटू मीडियम सी इट्स स्पीड इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। आपको एक रिलेशन याद रखना है, आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, स्पीड। अगर स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो आपने अब इसमें बताना है, ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे ये डायग्राम देखो आप, और ये एक ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब स्पीड कम हो रही है ना, स्पीड डिक्रीज करेगी, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा एज कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड कम हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है ए से बी की तरफ जाते हुए, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मतलब बड़ा होगा, बट यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, है ना। तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका भी कम है, बट इसका ज़्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं, अब इसमें ऑप्शन मैच करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज लेस देन बी बट इक्वल टू सी। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड सी आर लेस देन बी। यस, ए और सी का बी से लेस है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो आप इसमें जाओगे 78 में ऑप्शन 2 के साथ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। डैश इज द टेक्निक ऑफ वेजिटेटिव propagation in which a part of the stem or a young branch of a plant is pulled and buried in moist soil। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया, such that the branch is still attached to the parent plant after some time roots develop in the buried part and it grows into a new plant। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट यूजली ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक। हम मुझे बताओ कौन सी ऐसी वाले, हम क्या करते हैं, बेलें वगैरह दबा देते हैं मॉइस्ट सॉइल में, उसको दबा देते हैं, बड़ी सारी ऐसी बेलें होती हैं, तो इसमें बेल का ही काम होता है। अब देखो पोटैटो की कटिंग नहीं होती है, पोटैटो की हम जो आइस है वो लगाते हैं, ये नहीं होगा, हाइड्रा और बडिंग वाला नहीं होगा। तो रोज़ और ग्राफ्टिंग वो कहाँ होती है, वो ऐसी एक स्टेम होती है, तो उसके साथ वो एक स्टेम होती है और उसके साथ हम ऐसे करके रोज़ की यहाँ पे ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो ये अब द सॉइल होती है। तो बरीड वाला कौन सा होगा, हमारे पास जो लेयरिंग और जैस्मिन होता है, लेयरिंग करते हैं मॉइस्ट सॉइल के बीच में, हम उसकी जो लेयर होती है वो दबा देते हैं और उसमें से जैस्मिन का प्लांट निकलता है, जैस्मिन की करते हैं। और भी बड़ी सारी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, कंटूरी एक सब्जी होती है, उसकी भी हम क्या करते हैं, जो लेयरिंग करते हैं वो मिट्टी के नीचे हम उसको दफना देते हैं, है ना, मिट्टी के नीचे हम उसको दफना देते हैं। तो इसका आप जाओगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, 79 का ऑप्शन 3। अब 80 वाला सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड एक्ट एज। जो बायोंट फोर्स होती है, मैंने पढ़ाया था कि कोई चीज़ है लिक्विड में, जब आप उसको प्रेस करते हो, बोतल है, तो वो ऊपर वाली साइड जो लगाती है वो वायलेंट फोर्स होती है। तो वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, बता दिया मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, नहीं, आर डायरेक्शन में होती है, नहीं, पैरेलल टू लिक्विड सरफेस होती है, नहीं, अपर डायरेक्शन में होती है। तो इसका राइट आंसर है 80 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81।
अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इन इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। अब अगर हमें स्टेम में अचीवमेंट करनी है, स्टेम में क्या होता है, एस फॉर एक मिनट हाँ, तो स्टेम किससे रिलेटेड होता है, एस फॉर साइंस होता है, टी फॉर टेक्नोलॉजी होता है, ई फॉर इंग्लिश होता है, एम फॉर मैथ्स होता है। अब जो स्टेम में अगर हमें अचीवमेंट लेनी है, क्या वो रिलेटेड कोर्स जो है वो जेंडर से रिलेटेड होता है कि हाँ इसको साइंस लेना है, इसको मैथ लेना है, जेंडर से रिलेटेड होता है? बिल्कुल गलत। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज यूज बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। अब कोई प्रॉब्लम्स हो, हम क्या करते हैं कि लड़के को क्या बोलेंगे कि ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करो, लड़की वाली ये वाली प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसा होता है। तो ये दोनों गलत हैं। तो आप इसमें जाओगे बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन नंबर 3। 82 में जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग। अब नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही है? साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाई कल्चर कॉन्टेक्स्ट, ये गलत है। देयर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मैथड, क्या सिर्फ मतलब एक देयर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक मैथड, क्या एक सिंगल मैथड साइंटिफिक मैथड है वो नहीं है, सिंगल नहीं है। तो आपको इसमें जाना है, ऑप्शन नंबर 82 का है जो ए भी फॉल्स है बट बी इज़ ट्रू। ये तो इसने ठीक बोला कि सिर्फ एक ही सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है, बड़े सारे हैं, यही बोला ना सर, देयर इज़ नो सिंगल साइंटिफिक, सिर्फ एक ही साइंटिफिक मेथड जो सिंगल एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, बड़े सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं। तो आपका बी सही है। बट ये बोला कि साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय, क्या जो साइंटिफिक आइडियाज है वो कल्चरल कंटेक्स्ट से अफेक्ट नहीं होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। संस्कृति से रिलेटेड कुछ भी हो, क्या वो उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा? तो ये गलत है, ए गलत है, बी इज ट्रू। तो आप जाओगे 82 में ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है, 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन बेल्स एंड डॉल्फिन, और ये मैं करा चुकी हूँ आपको। तो दे कैन नॉट यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। दे हैव गिल्स, ये गलत है। दे हैव लार्ज नोस्ट्रिल्स, ये सही है। दे ऑफन कम अप विद द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, जो आपकी बेल्स और डॉल्फिन्स होती है ना, मैमल्स होते हैं, ये पानी से बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनमें गिल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये इसमें दे हैव गिल्स लिखा है, ये गलत है। बी जो है वो गलत है, यहाँ भी बी होगा, वो कट कर दो, ये सारे कट हो जाएंगे बी वाले। आपके पास ऑप्शन 83 का आएगा आपका 1, ए सी और डी। दे कैन नॉट यूज, नहीं करते हैं क्योंकि उनमें गिल नहीं होते हैं। दे हैव लार्ज नोस्ट्रिल्स, दे ऑफन कम अप टू द सरफेस वाटर सरफेस टू ब्रीथ। तो आप ऑप्शन 1 के साथ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 84 इज, अब देखो ये कितना टफ लग रहा है, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर आपको फॉर्मूलाज पता है ना तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अब सुनीता टेक्स 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखो, इन टेस्ट ट्यूब एंड एड्स 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट HCl एसिड। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, Na2CO3 दिया है इन्होंने पहले, NaSCO3 दिया, NaSCO3 दिया, Na2CO3। NaSCO3 वाले दोनों कट हो जाएंगे, नहीं होता क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। तो ऑप्शन बच गया हमारे पास 4 और फर्स्ट। जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 2NaCl प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ये ठीक हो गया। और यहाँ पे भी यही बन रहा है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड सेम प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब 4th और फर्स्ट अभी ठीक है। अब हम सेकंड वाला देखेंगे, शी पासिस द गासेस प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन थ्रू लाइम वाटर। ठीक है, अब वो गैस प्रोड्यूस हुई है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, उसको वो रिएक्ट कर रहा है लाइम वाटर के साथ। अब लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, CaOH2 होता है या CaCO, ये कैल्शियम कार्बोनेट का आ गया। ठीक है, आपको चाहिए लाइम वाटर, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका CaOH2। ठीक है, तो आप 84 का देखो, इसमें से फॉर्मूलाज का आना ज़रूरी है, बाकी रिएक्शन में क्या हो रहा है वो डज नॉट मैटर। अगर आप देखो यहाँ पे पता चल गया कि ये CaOH2 जो होता है वो फॉर्मूला होता है आपका लाइम वाटर का। ठीक है, तो ये वाला आएगा आपका, ये नहीं आएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, तो आप ऑप्शन 1 के साथ जाओगे। तो इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है ट्रू नहीं है कंपाउंड से रिलेटेड। कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा था, एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा था। तो अब मुझे बताओ आप 85 में किसके साथ जाओगे। कंपाउंड्स ट्रू नहीं है, जो कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, क्या ये सही है। ओनली एलिमेंट्स कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स, द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड। अब 85 का आप किसके साथ जाओगे, इसमें से कौन सा है जो ट्रू नहीं है, आपको वो बताना है। कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ये गलत है। ओनली एलिमेंट्स लिखा है इसने, तो ये भी गलत है।
द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये सही है। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल एंड केमिकल मेथड, कंपाउंड्स को हम फिजिकल और केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। तो आप जाओगे 85 में 2 के साथ ABD तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, सिर्फ ये सही है इसकी, द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स होती है। अब नेक्स्ट है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सॉइल विद लो वाटर, ये आपको देखो आपने सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और क्ले वाली सॉइल की थी। सैंडी जो सॉइल थी उसके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बिग होता है, फिर उसके बाद आती है लोमी वाली, देन उसके बाद आती है क्ले वाली, ठीक है। अब मुझे बताओ जिसकी जो पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, उसमें गुड एयरेशन होगा, मतलब उसमें ज़्यादा एयर पास होगी, और उसमें जो लो परकुलेशन रेट होता है, पानी का फ्लो जो होता है वो कैसा होगा। अब आपको उसके बेस पे आंसर बताना है, ठीक है। अब क्या होता है जो इसमें देखो पहले इन्हें लिखा सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखो जिसके जो सैंडी सॉइल है सबसे पहले नंबर आती है, इसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब उसमें जो लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो लो होगी, है ना। सैंडी सॉइल की यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि ये सारी जगह उसने लिखा लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो इसका मतलब वो सैंडी सॉइल होगी क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपकी। अब क्या होता है कि अगर उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो उसमें जो एयरेशन होगी, एयर का जो मूवमेंट होगा वो गुड होगा, ठीक है एक, और उसमें जो परकुलेशन रेट होगा वो भी हाई होगा, ठीक है। उसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो हाई होगा, अगर एयर अच्छे से पास हो रही है तो वाटर का लेवल जो वाटर जो फ्लो करेगा वो भी अच्छे से करेगा, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे 86 में 3 के सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज गुड एयरेशन एंड हाई परकुलेशन रेट, तो ये किसकी बात कर रहा है, सैंडी सॉइल की बात कर रहा है। तो ये आप एक लाइन रट लो, सैंडी सॉइल में क्या होता है, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, हैज गुड एयरेशन होती है और हाई परकुलेशन रेट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे, डाइवर्जेंट क्वेश्चन बताना है। कन्वर्जेंट होता है जो एक पे आके सिमट जाता है, डाइवर्जेंट होता है जिसके अलग अलग आंसर्स निकलते हैं, बड़े सारे आंसर्स निकलते हैं और हर एक डायरेक्शन में जाता है। वट इफ देयर वॉज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ, इज दिस आर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद द एल्टीट्यूड्स, वट वुड हैपन टू ग्रेविटी इफ द साइज ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाई डज अ बॉल थ्रोन अप कम्स डाउन। अब आप मुझे बताओ, व्हाई डज द बॉल थ्रोन कम्स अप, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वट वुड हैपन टू द ग्रेविटी इफ द साइज ऑफ अर्थ इज रिड्यूस टू हाफ, तब क्या होगा, ठीक है। हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद द एल्टीट्यूड, से कैसे वेरी करती है। वट इफ़ देयर वॉज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तब क्या होगा। तो ये जो 87 है इसका ऑप्शन 1 इज़ द डाइवर्जेंट क्वेश्चन। इसके जो भी टीचर स्टूडेंट्स आंसर देंगे ना वो बहुत सारे देंगे, हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि जब हमारे यहाँ पे अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो बड़े सारे इसके आंसर्स आएंगे, है ना, बड़े सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछेंगे। तो ये आपको डाइवर्जेंट क्वेश्चन मतलब टिक करना है, बाकी वाले सारे डाइवर्जेंट में नहीं आते। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है एटॉमिक जो मास होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज़ कंसेप्ट याद है। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 है। अब जो आपका प्रोटॉन नंबर होता है दैट इज आल्सो, आप उसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हो, प्रोटॉन नंबर होता है। अब मास नंबर ए, देखो यहाँ पे आपको मास नंबर ए बताना है। आपको एटॉमिक नंबर पता है, नंबर ऑफ यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन सी आपको फाइंड आउट करना है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला ना नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है, और आपका प्रोटॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल भी होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होता है। अब एटॉमिक नंबर अगर 9 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने होंगे, 9। तो आपको यहाँ पे सी की वैल्यू मिल गई 9, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जूम कम कर देती हूँ, ये आ गया, ऐसे आपको दिख जाएगा। अब क्वेश्चन भी तो देखना है हमको, 1 मिनट, ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे रखूँ मैं इसको, ऐसे रखते हैं इसको, हाँ
एक मिनट, ये आ गया ऐसे, ठीक है। ऐसे मैं सी की वैल्यू नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। सी की वैल्यू आपके पास आ गई 9, या क्या, ये ऐसे रख देते हैं। अब आपके पास सी की वैल्यू आ गई 9, क्योंकि आपके पास जो एटॉमिक नंबर 9 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 9 होंगे। अब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 9 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, तो हम मास नंबर निकाल सकते हैं। दैट इज द एटॉमिक मास भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं इसको। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक मास या फिर मास नंबर बोलते हैं इसको। तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। सी की वैल्यू आपने निकाल दी कि 9 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 है, इसका मतलब एटॉमिक मास ए की वैल्यू क्या आ गई 19। अगर आपको समझ नहीं आएगी वापस इसको रिपीट करके देख लेना। तो ए की वैल्यू 19 आ गई आपके पास। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सी की वैल्यू कितनी आई 9, इसका मतलब कि जो बी की वैल्यू भी क्या आएगी 9। अगर यहाँ पे चार्ज होता, आयन होता, तो हम माइनस प्लस कर लेते, बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो वो उतना ही आएगा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ए बी सी की वैल्यू आ गई है, ए की 19, बी की ए की 19, बी की 9, सी की 9। और देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप 1 के साथ जाओगे, पहले बाकी वाले निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका 88 का जो होगा आंसर 1 ठीक होगा, 9999। अगर नहीं समझ आएगा वापस वीडियो कर लेना, नहीं तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। 88 का हो गया। नेक्स्ट है आपका 89। अब कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, दे फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। रीज़न 2 दे है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब आपको इसमें बताना है कि 89 का क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। अब आपका ए जो है ट्रू है, इसमें क्या होता है, कन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है। 89 का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, बट दे फॉर्म इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, ये सही नहीं है, बट हाँ वो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू बनाता है। तो R2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। आप जाओगे 89 में ऑप्शन 2 के साथ। अब लास्ट क्वेश्चन है, आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज की है। अब आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा सही है। आपने एक पढ़ा होगा, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो ट्रिक ये है, आपको ट्रिक करनी है यूज़, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी आ careless zebra, instead try learning how copper shapes gold, ठीक है। अब P फॉर क्या होगा आपका, पोटेशियम। फिर क्या है, सोडियम। सी फॉर कैल्शियम, मी फॉर मैग्नीशियम, शॉर्टकट लिखती हूँ, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो सबसे ज़्यादा, ये आपको करनी है ऐसे करके इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे कम जो रिएक्टिव होगा दैट इज़ द गोल्ड, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा दैट इज़ द पोटेशियम, ठीक है। या क्या, ये सीरीज देख लो आप, या क्या। अब क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये कौन सा आ गया, 35 32 रॉक साइकिल, 1 मिनट, SST का गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से देखते हैं, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। जिंक क्या आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है? जिंक कहाँ है ढूंढो, ये जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, ये सही है, बट लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अब मुझे बताओ, एल्यूमिनियम ऊपर है, एल्यूमिनियम से लेस है कि ज़्यादा है? एल्यूमिनियम ज़्यादा है ना, बट इसने बोला है बट लेस रिएक्टिव देन, इसका मतलब ए गलत हो गया आपका। अब ए जहाँ भी गलत है, ठीक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन
एल्युमिनियम। ठीक है, तो आपका जिंक जो है मोर रिएक्टिव है आयरन से, बट सॉरी गलत पढ़ रही हूँ मैं, क्या पढ़ रही हूँ, मेरा दिमाग भी। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम से लेस ही है, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है और जिंक जो है आयरन से मोर है, आयरन से ज़्यादा है बट एल्युमिनियम से लेस है। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम कहाँ है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम एंड कैल्शियम, नहीं कैल्शियम से मोर रिएक्टिव है बट पोटेशियम से नहीं है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा है, तो ये गलत है। एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से मोर है, नहीं कम है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे बढ़ रही है, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, ये कम हो रही है। तो इसने बोला एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, नहीं मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन, तो आपकी बी और सी स्टेटमेंट दोनों गलत है, सिर्फ ए वाली सही है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। तो नेक्स्ट पेपर अभी हम करते हैं सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट जो 2024 में ही 15 दिसंबर को जो पेपर हुआ है वो वाला निकाल लेते हैं। तो 60 से चलते हैं, यस 61। तो थोड़ा ये पेज जूम कर लें थोड़ा सा, 1 मिनट बस हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंस असर्शन है, आपको रीजनिंग दी है, आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रू है, क्या असर्शन की जो रीजनिंग है सही से एक्सप्लेनेशन दे रही है। तो साइंस अंडरगोज पैराडिज्म शिफ्ट्स, क्या मतलब बड़ी सारी चेंजिंग आती है जब साइंस टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों पे शिफ्ट होती है, ऐसा है, हाँ जी बिल्कुल सही है। एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉस में बी डिस्कार्डेड इन लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, और ऐसे ही होता है जब न्यू कोई चीज़ पता चलती है तो जो एग्जिस्टिंग वाली होती है उसको डिस्कार्ड किया जाता है और नई वाली इंक्लूड की जाती है। मैंने आपको प्लूटो की एग्जांपल दी थी। तो क्या होता है कि टाइम टू टाइम चेंजिंग आती है, इसका मतलब ए भी सही है और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो आप 61 में 2 के साथ जाओगे। बोथ ही एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजनिंग पर है। मैंने आपको प्लूटो की एग्जांपल दी थी, प्लूटो पहले प्लैनेट था बट बाद में जब न्यू एविडेंस मिले और नई उसको डिस्कार्ड कर दिया कि ये प्लैनेट नहीं है, ये हमारा प्लैनेट में नहीं आता, ये स्टार में आता है। ठीक है, तो हुआ ना ऐसा, तो इसका मतलब शिफ्ट भी होती है और ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आप 61 में 2 के साथ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज टू बाय द टीचर फॉर नर्चर। अगर आपको इंग्लिश का नहीं समझ आ रहा तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज टू बाय द टीचर फॉर नर्चरिंग क्रिएटिविटी। अब मुझे बताओ, अगर क्रिएटिविटी को उसने मतलब बल देना है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, डेवलप करना है, तो क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड टास्क, हाईलाइटिंग राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स वाइल इवेल्यूटिंग स्टूडेंट टास्क, इनकरेजिंग स्टूडेंट टू डू टास्क विदाउट एनी फियर ऑफ इवेल्यूएशन, इनकरेजिंग लर्नर्स टू फाइंड राइट आंसर टू ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। ये तो नहीं करना है, डी पहले ही देखते गलत कर दो, ये वाला, इसका मतलब ये ऑप्शन फर्स्ट वाला गया। ठीक, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डू टास्क विदाउट एनी फेयर ऑफ एवेल्यूशन, बिल्कुल उनको टास्क करना चाहिए बिना किसी इवेल्यूशन के, बिना किसी के कि वो गलत करेगा या सही करेगा। ठीक है, तो 62 में जो आप जाओगे, सी तो बिल्कुल सही है। अब बी वाले पे जाते हैं, सी किस किस में है, सी इसमें है और इसमें है, मतलब बी और सी और ए और सी में। ठीक है, ए और डी गया और ए और बी भी गया, क्योंकि इसमें सी नहीं है, सी राइट है, तो सी जिसमें आई, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन बच के, थर्ड और फोर्थ। अब बी पे जाएंगे, हाईलाइटिंग राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स वाइल इवेल्यूटिंग, हम हाईलाइट करेंगे कि उसने क्या गलत दिया है, क्या सही है, इससे बच्चे पे गलत इम्फेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हमने बी को भी क्रॉस कर देना है, इसका मतलब ए और सी। तो 62 में आप 4 के साथ जाओगे। ठीक है, 4 इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, ये तो करना ही करना है आपको, इंगेज करना है स्टूडेंट्स को कि वो डिस्कवरी करे, ओरिएंटेड मतलब ऐसा होनी चाहिए टीचिंग। ये पेडागोजी के क्वेश्चंस है। ड्यूरिंग अ साइंस क्लास साइंस में क्या हुआ, जब क्लास साइंस चल रही थी, ए टीचर शेयर्ड विद हर लर्नर्स दैट द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजली गिवन टू थॉमस अल्वा एडिसन।
तो एक साइंस की क्लास चल रही थी, तो टीचर ने शेयर किया कि जो इन्वेंशन है इलेक्ट्रिक बल्ब की, वो थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। सेवरल अदर बिफोर हिम वर्कड ऑन इट बट फेल, बड़े सारे लोगों ने उस पर काम किया बट फेल हो गए। व्हाट डज द अबव रिमार्क वाई द टीचर इंडिकेट अबाउट साइंस। अब इस चीज़ का टीचर क्या इंडिकेट कर रहा है, साइंस के बारे में क्या बता रहा है। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, ठीक है। साइंस इज एन interdisciplinary area of learning. Science is a dynamic. Science is a collective enterprise. Science promotes skepticism. अब मुझे बताओ यहाँ पे कोई ही संदेह की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना। यहाँ पे कहीं पे भी साइंस के मतलब कोई संदेह की बात हो रही है? नहीं हो रही है। उसके बाद है साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी की मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ रिलेट करना, ठीक है। जैसे एक सब्जेक्ट का दूसरी चीज़, सब्जेक्ट मैथ और साइंस साथ चलते हैं, साइंस और आप EVS लेके साथ चलते हो, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप जाओगे इसमें 63 में B और C के साथ। साइंस इज़ डायनामिक, साइंस इज़ अ कलेक्टिव एंटरप्राइज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 है, क्योंकि कलेक्टिव इन द सेंस साथ में मिलके काम करते हैं एक, और साइंस इज डायनामिक मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। तो देखो एक चीज़ है कि इसमें ये तो आएगा, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं की है ना। तो परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग आ रही है। जैसे आप देखते हो पहले रदरफोर्ड ने वो दिया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल ली, उसमें से कि पास किया तो पता चला सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, साइड से वो रेस ऑफ लाइट डिफ्लेक्ट हो रही है। फिर उसके बाद बोर्ड ने दिया, तो मतलब एक कलेक्टिव इंटरप्राइज है। यहाँ पे पहले कई लोगों ने काम किया, इकट्ठे काम किया है ना, तो उसके बाद थॉमस अल्वा ने किया है ना, तो ये कलेक्टिव हुआ। और डायनामिक है कि चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो इसलिए इसका B और C आएगा। नेक्स्ट है व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें मॉडलिंग दिया है, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। और मॉडलिंग वर्ड किस लिए यूज़ होता है? मॉडलिंग होता है हमने क्या करना है, किसी भी सिस्टम को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करना, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसको आसानी से एक्सप्लेन करना, उसको इलस्ट्रेट करना, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। दैट इज़ द मॉडलिंग। अब आपको बताना है इसमें क्या नहीं आता है, क्या आता है। वाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक मॉडलिंग टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। क्यों मॉडलिंग करते थे, क्यों वो इसको मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक करके सिंपलर में ब्रेक करते थे ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए। तो इसमें से कौन सा है? मॉडल्स कैन नॉट टेस्ट हाइपोथेसिस, मॉडलिंग डज नॉट नीड इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडलिंग डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज देन रियल सिस्टम, ठीक है। अब मॉडलिंग क्या होती है, हम उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका ये भी है। तो ये देखो कहना हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं क्या, डज नॉट इंस्ट्रूमेंट, ये भी गलत है। मॉडलिंग डज नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटर कैलकुलेशन, ये भी गलत है। बट जो आपका फोर्थ है, मॉडल्स आर सिंपलर टू एनालाइज, हम उसको सिंपली एनालाइज करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। देन रियल सिस्टम, रियल सिस्टम से जो मॉडल्स है वो ईजिली समझ आते हैं। मैंने बोला ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईजिली ब्रेक डाउन करते हैं हम, उसी को मॉडलिंग बोलते हैं। तो इसमें आप 64 में 4 के साथ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 65 इज a teacher performed an experiment in the class as student recorded the following statements as one as to those statements। तो ये एक टीचर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपको इसमें देख के बताना है कि ऑब्जर्वेशन कौन सा है और इन्फेरेंस कौन सा है, ठीक है। ऑक्सीजन इज अ स्पोर्टर ऑफ कंबशन, आप बता सकते हो अगर वहाँ पे कंबशन हो रहा है तो आपको दिख रही है ऑक्सीजन है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन कम्बस्टिबल गैस, अब ऑक्सीजन जो है वो एक नॉन कम्बस्टिबल गैस है, आप देख सकते हो अगर वहाँ पे कंबशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे बुझ रहा है सब कुछ, तो आप उसको देख के बता सकते हो कि ये वाली गैस रोल प्ले करी, आपको ऑक्सीजन दिख सकती है। तो दोनों क्या हो गए, इन्फेरेंस हो गया, ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं हो रही। तो आप इसमें 65 में 3 के साथ जाओगे, दोनों क्या है, इन्फेरेंस है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 66 इज अ गर्ल मेक अ होल नियर द बॉटम ऑफ अ प्लास्टिक बोतल। अब एक लड़की ने क्या किया, एक प्लास्टिक की बोतल ली है, उसके बॉटम जो नीचे होता है, जैसे ये बोतल है, ये बोतल है आपकी, समझ लो, ठीक है।
इसके नीचे यहाँ पे होल कर दिया। शी पुट्स हर थंब ओवर द होल टू कवर इट, उसने उस होल को बंद कर दिया। एंड वाटर फिल्स अ बॉटल विद वाटर अप टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, शी देन क्लोज द कैप ऑफ द, फिर उसने क्या किया, उस पानी की बॉटल को हाफ भरा और कैप को क्लोजली बंद कर दिया। अब आगे जब व्हाट विल हैपन व्हेन शी रिमूव्स हर थंब फ्रॉम द होल, अब क्या होगा जब उसने ढक्कन उसका बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा जब वो अपना थंब जो अंगूठा है उस होल से हटाएगी। अब आपको ये बताना है, ये प्रेशर के यूनिट में आता है। The water will not spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is less than the outside pressure. The water will spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is less than the outside pressure. Outside pressure आपका जो होगा वो atmospheric pressure होगा, ठीक है, जो बाहर से लग रहा है उस बॉटल पे। The water will not spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is more than the outside pressure. The water will spurt out of the hole because the pressure inside the bottle is more than the outside pressure. अब मुझे बताओ इसका क्या होगा। देखो पानी जो है वो जब उसने वो रख दिया उसके अंदर प्रेशर बन गया, तो जो पानी होगा द वाटर विल नॉट स्पर्ट आउट, एक बिकॉज क्यों, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज लेस देन द आउटसाइड प्रेशर, जो आपकी बॉटल के अंदर का प्रेशर है वो बाहर के आउटसाइड प्रेशर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम है, जिसकी वजह से जो पानी है वो उस होल से बाहर नहीं आएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हो। तो 66 का है ऑप्शन 1। अब है क्वेश्चन नंबर 67। बेकलाइट ए प्लास्टिक वाले क्वेश्चन में आता है। बेकलाइट इज अ डैश एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, ऑन द अदर हैंड पीवीसी इज अ डैश विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग। आपने देखा है पीवीसी कहाँ यूज़ होती है और बेकलाइट कहाँ यूज़ होता है। तो आप जाओगे इसमें बेकलाइट थर्मोप्लास्टिक में होगा, थर्मोसेटिंग में, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ये यूज़ होता है बेकलाइट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। और जो बेकलाइट होता है वो किस में यूज़ होता है आपका, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। एक ऑन द अदर है पीवीसी जो होती है एक थर्मोप्लास्टिक होती है और कहाँ यूज़ होती है, ये कंटेनर्स में, क्योंकि अगर ये इससे पीवीसी से जो एक बार बन जाता है वो उसको आप वापस बार बार उसको मोल्ड नहीं कर सकते, वो उसने जो शेप ले ली वो वही रहती है। तो पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है बट आपका बेकलाइट क्या है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये कंटेनर में यूज़ होता है और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज़ होता है बेकलाइट, ठीक है। तो 67 का ऑप्शन नंबर 2। अब एन ऑक्साइड ऑफ अ सब्सटेंस एक्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस। अब कोई ऑक्साइड है, सब्सटेंस है जो एक्स के साथ एक्स रिएक्ट कर रहा है विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस, ठीक है। किसी कोई सब्सटेंस है एक्स है, उसका जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और एक सब्सटेंस बन रहा है बाई। वाई रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जेट। अब बाई जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जेट बना रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट वाई टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऐसा ऑब्जर्व किया जा रहा है जो बाई है वो ब्लू लिटमस को रेड में कर रहा है। इसका मतलब बाई क्या है आपका, एसिडिक in नेचर है, जो ब्लू को रेड कर रहा है, ठीक है, वो एसिडिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड अबाउट एक्स वाई एंड जेड। अब मुझे बताओ बाई टर्न्स ब्लू लिटमस है, इसका मतलब बाई इज क्या होगा आपका, एसिडिक होगा, है ना। 68 में जाओगे आप, बाई एसिडिक, बाई एसिडिक, बाई बेसिक, बाई इज एसिडिक। 3 में एसिडिक है और 1 में बेसिक है। अब मतलब 1, 2 और 4 किसी में भी जा सकता है। अब आपको बताना है कि ये क्या है। अगर बाई एसिडिक है, अब यहाँ से वापस पढ़ो आप। एन ऑक्साइड ऑफ अ सब्सटेंस एक्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस बाई। मतलब कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो बाई बनाएगा, मतलब वो एसिडिक बनाएगा। बेसिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल होगा वो, है ना, नॉन मेटल होगा ना, वो नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो तभी तो आपका वो बाई बनेगा। तो जो बाई क्या है आपका बेसिक एसिडिक इन नेचर है, वो कब बनेगा, जब आपका नॉन मेटल रिएक्ट करेगा। तो आप 68 में देखो नॉन मेटल कहाँ है, ये भी एसिडिक है और ये भी है। एक्स इज नॉन मेटल, वाई इज एसिडिक। इसका मतलब सेकंड और थर्ड एलिमिनेट हो जाएंगे, तो एक्स इज अ नॉन मेटल, वाई इज एसिडिक। अब आपको जेड बताना है, जेड क्या है आपका। अब बाई रिएक्ट विद, बाई क्या आपका एसिडिक किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जेड बनाएगा। तो जेड इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, है ना। तो आप किसके साथ जाओगे 68 में, 1 के साथ, जेड भी आपका एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 68 का आएगा ऑप्शन नंबर 1। विच आर द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन व्हेन क्लोरीन गैस इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। ये बात याद रखना, जब क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करती है तो सोडियम क्लोराइड तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है और इसमें बन रहा है, बट यहाँ पे फॉर्म ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और थ्रू
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के साथ डिस्प्लेस करता है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, तो आप इसमें 69 में जाओगे ऑप्शन 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 70 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब आपने कैंडल फ्लेम मैंने नहीं पढ़ाया है, ये आपके पुराने यूनिट कंबशन एंड उसमें था, बट आप इसमें से भी आपको बड़ा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना है इज़ नॉट ट्रू वाली बतानी है, इसका मतलब जो 3 स्टेटमेंटें होंगी वो सही होंगी और एक गलत होगी। ठीक है, 70 का आपका जो है द इनरमोस्ट जोन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड कंप्रेस एनवायरनमेंट वैक्स प्रॉपर, ये बिल्कुल मतलब गलत है कि सही है। ठीक है, आपको नॉट ट्रू बताना है, मतलब जो गलत है, तो ये सही है, ऐसा होता है। द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबक्शन, ये भी सही है। द टेम्परेचर ऑफ मिडल जोन एंड द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज सेम, क्या ये सही है? हाँ जी, ये बिल्कुल ये चीज़ सही नहीं है। अब मुझे बताओ, जो जोन होते हैं 3 जोन होते हैं, ठीक है, सेंटर वाला, मिडल वाला और आउटर वाला। जो टेम्परेचर मिडल जोन का है वो नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, वो जो एक और जो दूसरे वाला पार्ट है उसका क्या उनका सेम हो सकता है? नहीं, तीनों का डिफरेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द येलो पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द रीजन ऑफ पार्शियल कंबशन, तो जो येलो पार्ट होता है वो उसमें पार्शियल कंबशन होती है, उसमें थोड़ी कम कंबशन होती है, तो ये भी सही है। पर जो आपका थर्ड वाला है वो सही नहीं है। तो आप ये 3 चीज़ें याद कर लो, द इनर मोस्ट। तो देखेंगे हम कैंडल फ्लेम का, अगर ये क्वेश्चन आए तो हम फ्लेम के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर लेयर ऑफ अ थर्मस फ्लास्क। आपने थर्मस फ्लास्क देखिए जिसमें आपका पानी ठंडा रहता है, जहाँ चाय डालोगे तो वो गर्म रहती है, तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें वैक्यूम होता है, एयर स्टील नहीं होगी तो वैक्यूम। 71 का आप 4 के साथ जाओगे, वैक्यूम होता है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। 72 है, बुजो वांट्स टू सेट अप अ सर्किट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। बुजो चाहती है कि वो एक सर्किट बनाए कॉपर की प्यूरिफिकेशन के लिए। विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड सोल्यूशन शुड बी ही ऑप्ट फॉर। अब कॉपर की जो प्यूरिफिकेशन होती है उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? तो आपका ये है, एनोड पे इम्प्योर कॉपर होता है, ये याद रखना है आपको। एनोड में इम्प्योर कॉपर होता है, कैथोड पे प्योर कॉपर होता है, और सोल्यूशन जो होता है कॉपर सल्फेट का होता है। तो 72 का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, A ray of light enters 2 media X and Y having different optical density. Refer to the table given below and identify A, B, C and D. ठीक है, अब आपके पास ये मीडियम दिए हैं, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट दिए, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दिए, चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट दिए। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो A और D आपका नो चेंज आएगा। ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज है, ये भी नो चेंज है। अब आपको ये वाला करना है, थर्ड और फोर्थ में से आपको जाना है। तो आपका क्या होगा, मीडियम है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आपकी अगर इंक्रीज करेगी तो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट आपकी क्या करेगी? ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट आपकी इंक्रीज कर रही है तो आपकी जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो बी आपका क्या आएगा, सॉरी क्या बोले जा रही हूँ मैं, आपका क्या होगा, अगर चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट हो रही है, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज होती है तो आपकी वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है। अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती है तो आपकी वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला है, इसमें आप जाओगे नो चेंज, तो नो चेंज आ गया ए और डी का, जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है। बट आपका जो इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है तो आपकी वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, तो आपका बी होगा इंक्रीज, तो आप जाओगे ऑप्शन 4 के साथ। और ये अगर डिक्रीज हो रही है वेवलेंथ तो आपकी स्पीड भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया, आपकी स्पीड और वेवलेंथ सेम इंक्रीज या डिक्रीज होगी, बट आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। 73 का ऑप्शन 4। The process by which dead vegetation is converted to fossil fuel dash at dash pressure and dash temperature is called as। अब 74 ये भी आपके कंबशन वाले उसमें आता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है उसको आप बोलते हो, जो भी कोल का प्रोसेस होता है दैट इज कार्बनाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, अब ये कब होता है, जब फॉसिल फ्यूल कोल एट हाई प्रेशर, कोल एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज कैल्विनाइजेशन। तो 74 का ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सॉरी बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है, वो मेरा बेटा आ रहा है बार बार। तो इसका आपको समझ आ गया कि कोल होता है, फॉसिल फ्यूल कोल एट हाई प्रेशर होता है और हाई ही टेम्परेचर होता है, उसको कार्बनाइजेशन बोला जाता है। ये डेड वेजिटेशन कन्वर्ट होता है जिसमें फॉसिल फ्यूल में। इस सैंपल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैंपल ऑफ सॉइल मिक्सड विद वाटर टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर टू ब्लूइश। आपको क्या लेना है,
अब पीएच पेपर टू ब्लूइश कब चेंज होता है? जब वो बेसिक ही नेचर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे विनेगर है वो एसिडिक है, आपका लेमन यूज़ है वो एसिडिक है, ये न्यूट्रल है तो आप यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के साथ जाओगे, ठीक है। विनेगर और लेमन यूज़ आपका ब्लूइश में चेंज नहीं करते, वो रेड में चेंज करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर एसिडिक। कॉमन साल्ट की बात ही नहीं होगी यहाँ पे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका ऑप्शन होगा। 75 का आप क्वेश्चन ऑप्शन लगाओगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज़ फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर? अब इसमें से आप किसको यूज़ करोगे? जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है, वो वाला यूज़ करोगे एक। अब फ्यूज वायर में क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? बताओ, सोचो। देखो फ्यूज़ वायर में हमने जो लगाया होता है, सॉरी फ्यूज़ वायर की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी बात नहीं हो रही है, मैं उसकी सोच रही थी, जैसे वो पीछे कॉइल यूज़ की थी ना आपने उसमें हीटर में, वो उसका सोच रही थी, वहाँ नहीं है, ये फ्यूज़ वायर है। फ्यूज़ वायर की आपकी रेजिस्टिविटी जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्यों? जैसे अगर करंट का लोड पड़े तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और फ्यूज़ उठ जाए, ठीक है, ख़राब हो जाए, और आपका जो सर्किट है वो पूरा सर्किट डैमेज होने से बच जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होना चाहिए आपका लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अब ढूंढो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 2 और 3 में इन्होंने हाई दिया और लो दिया है, बट अब थिकनेस की बात होती है, तो आपकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए या थिन होनी चाहिए? आपकी थिन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, थिकनेस थिन होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो आप जाओगे 76 में 3 के साथ। अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको इसमें बताना है कि आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है इसमें अपटेक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम, ऐसा होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर बाय सर्टेन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सबसे पहले आपका डी वाला आता है। तो डी वाला सबसे पहला कौन सा है? क्योंकि जो प्लांट्स की जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वहाँ पे एक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, तो ये डी में सबसे पहले आएगा। तो डी आपका यहाँ पे 3 जगह है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? अपटेक ऑफ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स थ्रू द रूट सिस्टम। अब रूट में ही वो सिस्टम हो रहा होता है, तो उसके बाद आपका आएगा ए वाला। तो देखो डी के बाद ए वाला ये है, तो आप 77 में 4 के साथ जाओगे। सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन से आता है कंपोज, ये बाद में आता है। कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू, ये भी बाद में आता है, बट सबसे पहले आपकी फिक्स करता है वो जो बैक्टीरिया रूट्स में होते हैं। फिर उसके बाद रूट सिस्टम जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं वो रूट सिस्टम से लिए जाते हैं और अपर शिफ्ट किए जाते हैं। तो फिर इसका डी के बाद ए आता है, तो डी के बाद ए वाला यही है, तो आपका 4th ऑप्शन आएगा। 77 का आपका आंसर है 4। नेक्स्ट 78 इज द फॉलोइंग इज द वेदर चार्ट ऑफ सिटी फॉर डिफरेंट मंथ, विच मंथ विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब हाईएस्ट रेट ऑफ एवेपोरेशन देखो ऐसे देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी। अब एवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है? जब गर्मी ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगी। अब टेम्परेचर में देख लो 26, 29 और 27, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब है? जब 3B मंथ लगता है और 29 टेम्परेचर, और तब ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। और देखो इस सब में ह्यूमिडिटी भी सबसे कम है, तो आप ऑप्शन 3 के साथ जाओगे, टेम्परेचर ज़्यादा और ह्यूमिडिटी कम हो। विंड स्पीड को छोड़ो आप, तो 3rd वाला आपका ये वाला आएगा। विंड स्पीड भी तो होनी चाहिए, उससे भी जो एवेपोरेशन है वो ज़्यादा होती है, तो विंड स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे विंड स्पीड भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको तीनों देखना है, बट मेन आपको टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपकी जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगा, और उस टाइम ह्यूमिडिटी कम होगी एक, और विंड स्पीड भी ज़्यादा होगी। विंड स्पीड के ज़्यादा होने से भी एवेपोरेशन जल्दी होता है, ठीक है। 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर इज करेक्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको ना रिप्रोडक्शन में बड़े अच्छे से पढ़ाया है, पहले क्या बनता है उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ से आपको देखना है। Embryo is formed after pollination and formation of seedlings. Seedlings are formed after pollination and before development of embryo. Embryo is formed before pollination and after fertilization. Seedlings are formed after pollination and development of embryo. देखो seedlings are formed after pollination और development of embryo, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। Embryo is formed before pollination, ये ठीक है, but after fertilization होता है, बिल्कुल भी नहीं। पहले fertilization होती है फिर embryo बनता है। एम्ब्रॉय इज फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग, बिल्कुल भी नहीं। सीडलिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर पॉलिनेशन के बाद सीडलिंग बनती है, और बिफोर डेवलपमेंट एम्ब्रॉय से पहले सीडलिंग बनती है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, आप 79 में जाओगे 2 के साथ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में क्या सही नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स,
ये सही है। पेनक्रियास एंड एड्रिनल्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सही है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स थ्रू डक्ट्स, नहीं ये सही नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन थर्ड इज द गलत। आपने इन्होंने नॉट ट्रू पूछा तो आप थर्ड के साथ जाओगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू अ ब्रेन, ये तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो थर्ड है 80 का 3 ये गलत है। डिफॉरेस्टेशन, आपको रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कैन लेड टू फॉलेट्स, बिल्कुल सही है। द इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर इज रिड्यूस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, अब मुझे बताओ ये सही है कि नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप जाओगे ऑप्शन 2 के साथ। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ करेक्ट रीजनिंग फॉर ए, ठीक है। 81 का आपका आएगा ऑप्शन 2। अब 83 में जाओगे, सॉरी 82 में जाओगे, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, देखना आप लाइट वाले लेसन में। ए टीचर गिव्स द फॉलोइंग मटेरियल टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट उनको मटेरियल दिया जा रहा है। ग्रुप ए में दिया है 3 रेक्टेंगुलर ग्लास टिप्स, ए सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट, सम पीसेस ऑफ बैंगल्स एंड कार्डबोर्ड ट्यूब एंड डिस्क। ग्रुप बी में दिया 2 प्लेन मिरर्स एंड अ हार्ड कार्डबोर्ड एंड अ बॉक्स। अब आपको बताना है कि उन्होंने जो गैजेट दिया है वो ग्रुप ए में क्या बन रहा है और ग्रुप बी में क्या बन रहा है। तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास टिप्स बन रही हैं, ठीक है। तो 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स किस में बनी थी, कैलिडोस्कोप में या पेरिस्कोप में? कैलिडोस्कोप में दिए थे, मैंने आपको पढ़ाया था कैलिडोस्कोप में 3 रेक्टेंगुलर ग्लास स्ट्रिप्स होती हैं। चलो ठीक है, ये आ गया थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और 2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 2 प्लेन मिरर किस में यूज़ हुए थे, न्यूट्रिडिस्क की हमने बात ही नहीं की थी, हमने बात की थी पेरिस्कोप में जिसमें 2 प्लेन मिरर थे। तो आप जाओगे 82 में ऑप्शन 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 83 इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियल प्रोसेस इज नॉट कैरीड आउट बाय, कौन सा इसमें से जो बेनिफिशियल प्रोसेस है वो कैरी नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको ये बताना है। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये हमारे अच्छे के लिए होते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ये भी हमारे अच्छे के लिए होता है, बेनिफिशियल होते हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ये भी हमारे लिए एक बेनिफिशियल है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स इन होम्स, नहीं इसमें यूज़ नहीं होते बैक्टीरिया, इवन कि वो हमारी फूड आइटम्स को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं। तो आप ऑप्शन नॉट वाला पूछा है तो हम ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसमें से कौन सा है जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज नहीं करता। मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप्स वाइल सोइंग, सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन 2 क्रॉप्स, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिव एवरी सीजन। देखो 4th पे जाओ आप, सबसे पहले इसमें से बताना फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को कौन इंक्रीज नहीं करता। ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली एवरी सीजन, हर मतलब सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को बोओ, ये हमारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करते हैं। लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, 2 क्रॉप्स जब लगा लो उसके बाद आप 3rd क्रॉप मत लगाओ, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दो एक सीजन के लिए, तो उससे भी आपकी जो फर्टिलिटी है सॉइल की इंक्रीज होती है। सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर बाय ऑर्गेनिक, हमें फर्टिलाइजर की जगह मैनुअल यूज़ करना चाहिए, ये तो सारे बोलते हैं इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होता है। बट मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द क्रॉप्स वाइल सोइंग, सोइंग मतलब जब आप कुछ लगाते हैं तो उनमें मिनिमम डिस्टेंस रखो, इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 84 का 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स, ठीक है। अब जब वो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में कौन सा यूज़ होता है आपको ये बताना है। इंसुलिन नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता, एड्रीनालाइन नहीं होता, जो थायरॉक्सिन होता है ये आपका मेटामॉर्फोसिस में यूज़ होता है और ये मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स में यूज़ होता है। दैट इज़ 85 में जो है आंसर, दैट इज़ द 4, थायरॉक्सिन जो होता है वो यूज़ होता है। 86 है ए टीचर वाइल टीचिंग अ टॉपिक इन केमिस्ट्री आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ लर्नर्स विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब एक टीचर है वो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रहा है, कुछ उसने कंसेप्शन देखे, ठीक है, कुछ उसने धारणाओं को पहचाना जो भी उनके माइंड में चल रहा है। अब उसका आपको बताना है कौन सा नॉट वाला है, अल्टरनेटिव कंसेप्शन, उसकी जो मिसकंसेप्शन है वो कौन सी नहीं हो सकती है, आपको वो उसकी जो भी अल्टरनेटिव कंसेप्शन है आपको बताना है कि कौन सी नहीं हो सकती। क्या पढ़ा रहा है वो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। allotrope of carbon have same atomic number, carbon atom is black in color, a chemical bond is a line between 2 atoms, adding oxygen in a reaction is oxidation। अब आप मुझे बताओगे कि 86 का क्या आएगा। देखो आपको नोट वाले पे जाना है। अब आप इसमें किसके साथ जाओगे, एडिंग ऑक्सीजन इन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, ज़रूरी नहीं है। केमिकल बॉन्ड इज अ लाइन होती है, नहीं बॉन्ड होती है। कार्बन एटम इज ब्लैक इन कलर, ज़रूरी नहीं है। कार्बन की जो टाइप आती है आगे ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड आता है, डायमंड वाइट ब्लैक होता है, ज़रूरी नहीं है।
एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैज सेम एटॉमिक नंबर, ये वाला नॉट वाला आएगा, नॉट एन अल्टरनेटिव। इसकी जो कंसेप्शन जो भी गलत वाला हो बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो वो ये है कि ये वाला नहीं होगा, तो 86 का आप 1 के साथ जाओगे। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट साइंटिफिक एनोलॉजी। अब एनोलॉजी क्या होता है? एनोलॉजी मैंने आपको बताया था, कोई भी डिफिकल्ट टर्म है आप उसको ईजी वाली के साथ कंपैरिजन लेके चलते हो। बैटरी इज टू फ्लैश लाइट एज हेडलाइट इज टू कार, नो। प्योर गोल्ड इज एज सॉफ्ट एज बटर, बिल्कुल नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला है, लाइजोसोम को सुसाइडल बैग बोला है, तो ये एक एनालॉजी कर रहा है, मतलब इस वर्ड को याद करने के लिए इजी वाला वर्ड दिया है, पावर हाउस बोला है माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। लाइजोसोम को क्या बोला है? सुसाइडल बैग बोला है, तो आप 3rd के साथ जाओगे 87 में। 88 है ए टीचर ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी इन क्लास। एक टीचर ने ऑर्गेनाइज किया डिबेट जो कि न्यूक्लियर एनर्जी पे है। व्हाट वुड बी हर ऑब्जेक्टिव? उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या करना है? टू मेक अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, हाँ जी। टू फैमिलराइज लर्नर्स विद इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जी। टू प्रमोट स्टूडेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्टर, टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस और बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। अब 88 में आप किसके साथ जाओगे? टू मेक अंडरस्टैंड अबाउट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ साइंस फॉर बेनिफिट, ये ठीक है। टू प्रमोट स्टूडेंट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए करोगे आप, बच्चा उस चीज़ को समझेगा अगर आप उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दोगे, नहीं। तो सी इज़ द रॉन्ग, सी जहाँ जहाँ भी गलत करते हो तो आप जाओगे 88 में 4 के साथ। 89 इज द, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, ठीक है। आपने बताना है इसमें से कौन सा है जो कंटेम्परेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। साइंटिफिक मेथड ऑफर्स ए लॉजिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी, सामने दिख रहा है। तो साइंटिफिक मेथड डज नॉट हेल्प टू मेक एनी एस्थेटिक और वैल्यू जजमेंट अबाउट अ फिनोमेना। इन्वेस्टिगेशन इन साइंस में इन्वॉल्व रिपीटेड एक्शन और एनी वन और ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक। देखो यहाँ पे सारे आपको जो नेगेटिव वाले होंगे ना, आपको उनको नहीं करना, जो पॉजिटिव में आएगा ना वो उसका नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 89 का आप किसके साथ जाओगे? फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक, ऐसा होता है? नहीं होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए साइंस की तो हम क्या एक ही साइंटिफिक डिस्कवरी को फॉलो करेंगे? नहीं, बड़े सारे मेथड्स होते हैं, सिर्फ एक साइंटिफिक मेथड या एक साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं होती है। फॉलोइंग वन साइंटिफिक मेथड इज श्योरली एंड द ओनली वे टू साइंटिफिक डिस्कवरी, क्या एक ही साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके आप एक ही साइंटिफिक डिस्कवरी करते हो? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है नॉट वाला, ये वाला आएगा 89 का 2। लास्ट क्वेश्चन इज वो थ्योरी ऑफ एटम मार्क्ड अ रेवोल्यूशन इन साइंस, बिल्कुल सही है। इट लेड टू प्री पोजिशन ऑफ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बिल्कुल। इन विच द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये बोला गया था। अब बताओ ये क्या कंसेप्ट बता रहा है? मतलब देखो, बोर्स थ्योरी आने से पहले रदरफोर्ड मॉडल आया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने बोला, फिर उसके बाद बोर थ्योरी आई। जब एक में कुछ कमी रहती है तो देन उसके बाद दूसरा कंसेप्ट दिया जाता है। इसका मतलब आप इसमें क्या बोलोगे? सोशल एंड कल्चरली एम्बेडेड है, बिल्कुल नहीं। साइंस इज सब्जेक्टिव है, ये भी नहीं है। वैल्यू न्यूट्रल है, यहाँ पे तो बात ही नहीं की है। बट आपका जो 4th ऑप्शन है टेंटेटिव है, जो टाइम के साथ चेंज होता जाता है, दैट इज द टेंटेटिव है, तो हम 4th के साथ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर्स। तो इसी के साथ हमारा साइंस का ख़त्म हुआ। अगर आपको अभी भी थोड़ा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डोंट वरी, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते जाओ, आपका आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप 10-15 पेपर्स लगाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद जब सॉल्व करोगे तब आप देखना कि कितनी इंप्रूवमेंट होती है। 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने 5 पेपर कर लिए हैं टोटल। तो नेक्स्ट हम जो हमारा अगस्त का मंथ होगा, जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करने 31, तब 31 हम करेंगे पूरे के पूरे डेली 1 पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको उसका सोल्यूशन समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने जल्दबाजी में पढ़ाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बेटा परेशान कर रहा है, घर में कोई है नहीं है। ऊपर से अगर लॉन्ग वीडियो बन के ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने देना शुरू कर दिया तो वो नेटवर्क का भी इशू चल रहा है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में। चलो ठीक है, फिर बाय बाय।